हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सी ए डिम्पल डांगी है। मैं आज से आपके ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स लेके आऊँगी और मैं ये बता दूँ, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए वो पूरे आईसीए के प्रोनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए। ऑडिट और आईसीए का लैंग्वेज ही यूज़ किया है, बिकॉज आप अगर आईसीए का लैंग्वेज लिख के आओगे तो आप ईजिली वो लोग वही चाहते हैं कि आप आईसीए का लैंग्वेज लिखो और आप ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो मैंने 2 सेट्स ऑफ नोट्स प्रिपेयर किए, एक तो फुल नोट्स है और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आज मैं 200 पढ़ाऊंगी, ऐसे 200 फुल नोट्स के अकॉर्डिंग। मैंने पूरा आईसीए का जो भी ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया कि आप एक बार पढ़ लेना, तो आप ऐसे 200 जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रिपेयर होंगे एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर जो पूछेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे आप 200 पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट नोट से आपको मैं आज रिवीजन करवा दूंगी। और ये रिवीजन लेक्चर है, मैं इतना डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए जो आपने पढ़ा था पहले। तो पर्पस ऑफ एन ऑडिट, ये जो ऐसे 200 है, ये डील करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसिस। ये ऑब्जेक्टिव बताता है ऑडिटर की, और इसमें फर्स्ट है कि पर्पस क्या है ऑडिट करने का, कि वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा इंटेंडेड यूजर्स की। इंटेंडेड जो यूजर्स होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, बैंक्स हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है वो इंटेंडेड यूजर कोई भी हो सकता है। तो उनके कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करेगा। जब भी सीए साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो उन पर भरोसा रहता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। फिर ऑडिट नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिट करने से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू रिलीफ प्रोवाइड नहीं मिलती, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट है कि वो लोग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे और कुछ भी उसमें फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं हो और मिस स्टेटमेंट भी नहीं हो। और प्रोवाइड द ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन at the request of the auditor or unrestricted access within the entity, और all information for preparation and presentation of financial statement। और ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आप फुल नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं बढ़ा करके लिखूँ तो ये फिर शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं है। आपको 1 डे बिफोर एग्जाम्स यही पढ़ना है, और इसमें सब मैंने जो भी कीवर्ड्स हैं सब बोल्ड लेटर्स में मार्क करके रखे हैं। और ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये बताएगा आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब बोलेगा मैनेजमेंट मेरे को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, तो ऐसे ने बोला है कि 5 अकॉर्डिंग टू द 5 पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा। एक तो कौन सा इन्वायरमेंट में हो, और अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशंस क्या क्या है, पब्लिश्ड व्यूज वेरिंग अथॉरिटी और इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस क्या क्या है, और अकाउंटिंग लिटरेचर क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आप पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। फिर आता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को ये सब एथिकल रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द माइंड एज वेल एज द अपीयरेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी रहेगा, मैं आगे बताऊंगी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होता है क्या, अलर्ट रहना। फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में 5 पॉइंट्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आप प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर पढ़ोगे ऑडिट के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ बोल के रखा कि ऑडिटर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इन 3 चीजों में। पर ये है क्या प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तो नीचे बता के रखा हुआ है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होता है अलर्ट रहना, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कब कब, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आईसीए के मैथ में। फर्स्ट है कि एक ऑडिट एविडेंसेस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस को, जब इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स इनटू रिलायबिलिटी, क्वेश्चनिंग रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब हम लोगों को कुछ लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स रिलायबल नहीं है। और फिर आता है कि हम लोग को लगता है कि कुछ पॉसिबल फ्रॉड्स हो सकते हैं, जब हम लोग को लगता है कि और ऑडिट प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये 4 कंडीशंस के अंदर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल्स दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रहने से क्या होगा कि रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। आप कोई भी अनयूजुअल जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं आप उस पर अनदेखा ना कर दे उनको। और फिर ओवर जनरलाइजिंग मैन ड्राइंग कंक्लूजन, आप कोई गलत कंक्लूजन ड्रॉ ना कर ले और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ना ले सके, इसलिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन रखना पड़ेगा।
और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस पे क्वेश्चनिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस आपको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक ऑडिट एविडेंसेस दूसरा ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्स एंड क्या मैंने जो और भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं। इसके बाद इसकी जो है ना सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ये मैं बाद में आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। फिर आता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जजमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे, ऐसे इसने बताया मर्टिलिटी सेट करने समय और ऑडिट रिस्क। मर्टिलिटी मतलब जैसे रेवेन्यू है, आपने सोचा कि मैं 10 करोड़ के ऊपर जो भी होंगे वाउचर्स मैं उसको चेक करूंगी, तो आपने एक मर्टिलिटी सेट कर दी है, तो ये अकॉर्डिंग टू द इन एंटिटी डिफर कर जाएगी और ऐसा। फिर ऑडिट रिस्क डिटरमाइन करने के लिए और नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वो डिटरमाइन करने के लिए आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं कि नहीं, और मैनेजमेंट का जजमेंट इवैल्यूएट करने के लिए और ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपको ये काम आएगा। तो अब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और जजमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। कब कब यूज करना है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, फॉर्म ओपिनियन ड्रॉ करते समय भी आपको ये दोनों चीजें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर आता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, जैसे पूरा मेन ऐसे ओवरऑल टाइटल ही उसका यही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो अब है क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? यही है कि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ करेगा, ऑब्टेन करेगा, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन टू एन ऑडिट। वो नहीं कर पाता है, रीजनेबल एश्योरेंस से ऑब्टेन करना कर पाता है वो। दैट द वेदर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है कि नहीं, और जो उसको एक्सप्रेस करने में ओपिनियन में हेल्प करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और एक और चीज़ है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। और रीजनेबल एश्योरेंस नॉट ऑब्टेन प्लस क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट इनसफिशिएंट देन ऐसे रिक्वायर ऑडिटर टू डिस्क्लेम ओपिनियन। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर पाते हो और क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर जो भी रिपोर्ट होगा इनसफिशिएंट है, आपने एक तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं किया और जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो वो भी इनसफिशिएंट है, तो आपको क्या करना चाहिए? रिक्वायर ऑडिटर टू डिस्क्लेम ओपिनियन। आप क्या करो? डिस्क्लेम कर दो ओपिनियन या फिर आप विड्रॉ कर दो अगर लीगली परमिटेड है। ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंसी भी होनी चाहिए, उनमें अप्रोप्रिएटनेस में भी होनी चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो बताएगा क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कितना होना चाहिए, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड होगा, उसके असेसमेंट के ऊपर। अगर उसको लगता है कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हायर है तो वो मोर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, अगर उसको लगता है क्वालिटी हायर है तो वो लेस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी पे डिटरमाइन होता है, तो वो हेल्प करेगा ऑडिटर को ओपिनियन कंक्लूड करने में। फर्स्ट है कि उसके बाद है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड हुए हैं कि नहीं, वो प्रोफेशनल उसका जजमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। फिर ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ये भी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड होता है, वो क्या जजमेंट ले रहा है उसके अनुसार ऑडिटर रिस्क डिटरमाइन होता है। फिर डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, दिस रिस्क इज इनसिग्निफिकेंट। फिर ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ROMM प्लस डिटेक्शन रिस्क। और ROMM में दो चीज होती है, इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क, और ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। अगर ROMM उसने ज़्यादा असिस्ट किया, मतलब रिस्क ज़्यादा असिस्ट किया, तो डिटेक्शन रिस्क चाहेगा कम से कम हो, मतलब छूटना की संभावनाएं कम से कम होनी चाहिए फ्रॉड की या फिर मिस स्टेटमेंट की। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है, और एक आता है असर्शन लेवल पे फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। फिर ये असिस्ट क्यों करते हैं वो लोग असर्शन लेवल पे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असिस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये डिटरमाइन करने के लिए ही वो असर्शन लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असिस्ट करता है। तो इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब ये रहेगी, कितना ही कर लो, कितने ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, ये इनहेरेंट रिस्क रहती है। कोई कोई ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में ये इनहेरेंट रिस्क रहती है। फिर कंट्रोल रिस्क रहता है कि कितना भी आप इंटरनल कंट्रोल्स लगा दो, ये रिस्क तो रहेगा ही।
मीन्स कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये रिस्क को। रिड्यूस, इंटरनल कंट्रोल्स कैन ओनली रिड्यूस नॉट एलिमिनेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। फिर आता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में क्या होता है, बियर्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये क्या होता है कि डिटेक्शन रिस्क में क्या होता है कि वो चाहता है कि मैं ऐसे इतना इफेक्टिवली ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं कि जो भी रिस्क हो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं, मेरे से कुछ भी छूटे नहीं। तो वो उसके लिए क्या करेगा, एडुकेट प्लानिंग करेगा, प्रॉपर असाइनमेंट करेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन रखेगा, सुपरविजन करेगा। फिर मैंने बताया कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ही ऑब्टेन करता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। इसमें इसलिए वो क्या बोलते हैं ना, ऑडिटर का जो भी ऑडिट रिस्क होता है ना वो जीरो कभी नहीं हो पाता है, और वो रीजनेबल अश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पाता है, ऑब्टेन कर पाता है, खाली एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, nature of audit procedure and timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost। nature of financial reporting क्यों, क्योंकि इसमें estimates involved रहते हैं, मैनेजमेंट्स के जजमेंट रहते हैं, तो इसलिए एक लिमिटेशन आ जाती है ऑडिट में। और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कुछ लिमिटेशन इम्पोज रहता है ऑडिटर के ऊपर। फर्स्ट है मैनेजमेंट के फ्रॉड हो सकते हैं, मैनेजमेंट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑडिटर जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, वो खाली ऑडिट करता है। और टाइमलीनेस है, कुछ एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको काम करना पड़ता है, इसलिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए ऑडिट को, डायरेक्ट ऑडिट एफर्ट्स टू द एरियाज कंटेनिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जहाँ उसको रिस्क ज़्यादा लगता है वहाँ पर ज़्यादा उसको एफर्ट्स देने चाहिए अपने, और टेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। और अदर मैटर्स जहाँ पर उसको लगता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, वो 4 मैटर्स कहाँ पर है जो अफेक्ट करता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट को, 4 मैटर्स है, उसके रिस्पेक्टिव इनके एसेज है, खुद के रिस्पेक्टिव एसेज है। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड फ्यूचर इवेंट्स दैट कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आपको डिटो यही लैंग्वेज लिख के आनी है, ये पूरी आईसीए की लैंग्वेज है। फिर अब ऑडिटर को लगता है कि उसने ऑडिट एविडेंसेस अगर ऑब्टेन नहीं किए हैं, जो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको फर्दर रेलिवेंट ऑडिट ऑब्टेन करनी चाहिए, फर्दर रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, और एक्सटेंड करना चाहिए अपना वर्क को, और परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स। तो आज ये कंप्लीट होता है ऐसे 200। आपको कोई चीज़ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स सफिशिएंट है। और अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे और क्वेश्चंस ट्राई करना, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठ के पढ़ लेना, एसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 to 35 मार्क्स आपके इजीली स्कोर हो जाएंगे इसके एसेज के लिए। और मैं ट्राई करूँगी और मैं एसेज और भी आपकी सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू। और अपना आप फीडबैक दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लव टू रीड द कमेंट्स एंड थैंक यू।